हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता वाला जो चैप्टर था, इसमें हम आज आगे का टॉपिक करेंगे जो हमारा कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता की खोज। इस टॉपिक से हम आज आगे के करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो इसमें सब जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो किस तरीके से हुआ था। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि उसका अंत कैसे हुआ था। क्या अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है बाढ़ आने से उसका अंत हो गया हो, सिंधु नदी का मार्ग बदलने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हो, भूकंप के कारण या जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो, या यह अंदाजा लगाया गया था कि आर्यों का आक्रमण हो गया हो या वनों की कटाई हो गई हो। तो फिर ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई दोबारा से। अब नए नए पुरातत्व आए, इतिहासकार आए, उन्होंने इनकी खोज की। तो अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। तो क्या कह रहे हैं कि अलग अलग जो भी चीजें थी, जो भी साक्ष्य मिले इतिहासकारों को, उनको जोड़कर, जितने भी अंश मिले उनको जोड़कर उन्होंने ये पता लगाया कि ये किसके हैं, हड़प्पा सभ्यता के टाइम के हैं ये अंश। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जो पुरातत्वविद थे, इतिहासकार, तो उन्होंने किस तरीके से इसकी खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में भूलने लग गए, सब कुछ भूल गए। जब ये खत्म हो गए, जब लोगों ने इस क्षेत्र के सहस्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। जो उन्हें अलग अलग चीज मिलने थी, जो लोग वहां पर आए थे सहस्त्र सालों बाद, तो क्या ये सब चीजें मिली, तो उन्होंने क्या अर्थ निकाले इन सब का। तो सबसे पहले कनिंघम है। कनिंघम को एक भ्रम तो आइए जानते हैं कनिंघम का क्या भ्रम था। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व उत्खनन आरंभ किया, यानी कि खुदाई का काम शुरू किया, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित सूत्रों जैसे साहित्य और अभिलेख का प्रयोग करके अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 36वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4वीं शताब्दी ईस्वी जो आरंभ ऐतिहासिक थी वो ये थी, तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध धर्म तीर्थयात्री थे, उनके द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया उन्होंने। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। जो उनको अभिलेख मिले उनको इकट्ठा किया, उनका अनुवाद करने की कोशिश करी कनिंघम ने। उत्खनन के समय में ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उन्हें के विचार में संस्कृत महत्व की थी। वो कोशिश कर रहे थे उनका मतलब जानने की, खोजने की। हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी। उस टाइम पे बहुत ही कम हड़प्पा सभ्यता की कोई वस्तु पुरानी मिलती थी, और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी। इनमें से कुछ वस्तु उनके पास पहुंची भी थी, कनिंघम के पास, हड़प्पा सभ्यता के टाइम की कुछ वस्तुएं। फिर भी वे समझ नहीं पाए कि पूरा वस्तु कितनी प्राचीन है। देखिए, वो उन वस्तु को पहचान ही नहीं पाए कि वो कितनी पुरानी है, कब की है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा मोहर भी दिखाई। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी ये मानना था कि भारतीय इतिहासकार का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ है, उनका ये मानना था। अब ये जैसे मोहर दिखाई गई है कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त है।
पहली ज्ञात मोहर ये वाली मोहर दिखाई गई थी, जिसको देख के समझ नहीं पाए थे। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो वो इतने वो नहीं थे, उन्हें लगता था कि तई इसकी शुरुआत तो गंगा माँ से हुई है, तो इस वजह से वो इसको पहचान नहीं पाए और यही उनका भ्रम था। इनको जो कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्व खनन आरंभ भी किया था। 19वीं शताब्दी में शुरू किया था, जो हमने अभी रीड करा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद आए ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्व रखलदास बैनर्जी भी थे, ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो को खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरा स्तर एक ही पुरातत्विक संस्कृति के, मतलब उन्होंने कहाँ पे खोज करी थी, मोहनजोदड़ो में, और जो दूसरे थे उन्होंने कहाँ पे की थी, हड़प्पा में। तो दोनों जगह जो मोहरें मिली तो सेम ही पाई, तो उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि ये क्या एक ही संस्कृति के। इन्हीं खोज के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी, जिसे कि S.N. राव दी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। वो मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल पर मिली मोहरें जैसी पर तब तक पहचानी ना जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। कौन? जो जनरल थे डायरेक्टर वो, और वह यहाँ यूनान तथा क्रीत में अपने कार्य का अनुभव भी लाए। जो एक्सपीरियंस था उन्होंने उस एक्सपीरियंस का यूज भी किया यहाँ पे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, उनको भी दिलचस्पी थी, और उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में भी उनके अंदर भी क्या थी, उत्सुकता थी। इसके बाद ये बॉक्स में जो दिया हम इसको करते हैं, जैसे पुरास्थल टीले स्थल। पुरातत्व पुरास्थल वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते थे। जो त्याग देते थे उससे ही पूरा वस्तु बनती थी। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते थे, भूमि खंड के अनुवत उपयोग तथा पूर्ण उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। इसी को ही टीला बोलते हैं। जो मलबा इकट्ठा हो जाता है, जब एक ही जगह पे रहता है, सामान फेंकते रहते हैं, मलबा इकट्ठा हो जाता है, तो वो टीला कहलाता है। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है, और इन टीलों में इस तरह से प्राप्त प्राचीन वस्तु से आवास का पता चलता है कि ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होती है, अलग अलग भी होती हैं। प्रत्येक स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर भी कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी वाला कौन सा होता है, नवीनतम। वो भी जब भी हम उत्खनन का कार्य करेंगे तो जो सबसे नीचे मिलेगा वहाँ पे कौन सी वस्तु मिलेगी, बहुत प्राचीनतम वस्तु मिलेगी। और जब जैसे जैसे हम उसकी ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी पूरा वस्तु मिलेगी, हमें नवीनतम वस्तु मिलेगी, तो उनको नवीनतम बोलेंगे। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान भी कहा जाता है, और इन्हीं स्तरों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं,
स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। स्तरों में मिली पुरावस्तु को विशेष संस्कृति काल खंडों से संबंधित किया जा सकता है, जिससे पूरे स्थल का पूरा संस्कृतिक क्रम भी क्या होता है, पता चल जाता है। यहाँ दिखा रखा है, ये एक स्तर है, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, इस तरह से इस तरह का दिखा रखा है। ये एक छोटे टीले का स्तर विन्यास ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये स्तर सदैव क्षैतिज नहीं है, ये हमेशा एक लेयर में नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं, क्षैतिज में नहीं होते। इसके बाद मोर्शल पूरे स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा पर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन करने का प्रयास करने का प्रयास करते थे। क्या है इसमें, मोर्शल पूरे स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह देखा कर दिया और पूरे टीले के समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उन्होंने उत्खनन करने का प्रयास करते थे, हमेशा खुदाई करने का काम करते थे, है ना। इसका ये अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंधित होने पर कोई एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तु को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया गया। जितने भी पुरावस्तुएं मिली उनको एक एक करके इकाई के रूप में जैसे जैसे मिलते थे उनको अलग अलग कर दिया करते थे और परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए क्या हो गई, लुप्त हो जाती थी। हड़प्पा में एक पुराविद गोरा है व्हीलर, जिनका पूरा नाम क्या है, R.E.M. व्हीलर। आरंभिक पुराविद कई बार साहस की भावना से कार्य करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में ये लिखा। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातत्व सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारियों के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 व्हील की टांगे की सवारी कर में प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचे। वो विश्राम गृह तक गए। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे शुरू करके 7:30 बजे तक समाप्त कर देना है। इसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है कि बाहर प्रवेश द्वार पर काली आकृति की पंखे वाली को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ा था तथा पड़ोस की भीड़ के अनगिनत सियार की रात की हवा को चीरते हुए आवाज के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले को और बढ़ाना आरंभ किया और 10 मिनट के भीतर ही में रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपने आंखें मलने लगा। उन्होंने ऐसी चीज देखी जिससे वो आंखें मलने लगी और 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण, जो उनके साथ कर्मचारीगण थे, तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी से कुल्हाड़ियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सन की ना समझ लें। उन्होंने ये चीज देखी। तो आर व्हीलर ने 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। जो आर व्हीलर थे, इन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान भी किया। जो समस्या हुई थी, इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय उन्होंने कैसे करी, टीले के स्तर विन्यास के अनुसार उन्होंने खुदाई को ज्यादा महत्व दिया था। इसके बाद एक नई तकनीक तथा प्रश्न, नई तकनीकें तथा प्रश्न है, इस टॉपिक और करते हैं। तो इस टॉपिक में क्या है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, खुदाई करनी चाहिए। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। जो मेन स्थित है वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्व ने भारत में पूरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया
कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। कुछ जो खोज की गई उसमें कच्छ में कुछ बस्तियां सामने आई और पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धोलावीरा की खोज वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण पर भी जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थल और की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने के प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तु रूपी नीति से भी जुड़ते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती गई। 1980 में क्या हुआ, ये रुचि बढ़ती गई और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्तरों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। वह आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर और अन्य जो संसाधन है, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष उनको मिले। हेतु सत्य का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े को विश्लेषित सम्मिलित है और यह अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणाम की आशा दिलाती है कि जो अलग अलग तरीके के परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो हम यहीं तक कर सकते हैं। इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।